हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। तो उसका आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लासेस में, कुछ सेल ऑर्गेनलीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बट प्रीवियस क्लासेस के मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है सेल वॉल से। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिफरेंस बताया था सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, याद रख लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज। जो लिक्विड पार्ट है सेल का उसे जनरली क्या कहा जाता है, वो उसका आंसर आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक डिफरेंस बिटवीन बताना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज ही हमारा टॉपिक चल रहा था, इसलिए मैंने सेल ऑर्गेनेलीज से ये क्वेश्चन लिया है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है वो ओनली और ओनली प्लांट सेल में मिलेगी, आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है प्लांट सेल को। तो ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर इसके आंसर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लिक्विड पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज। लिक्विड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्मा। ये भी मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है सेल ऑर्गेनेलीज। जनरली सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपको नहीं मिलेगी। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज आप प्रेजेंट होगी। तो उन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज को हमको डिटेल डिस्कशन में अब आज हमें पढ़ना है। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है वो लार्जर सेल्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होती है। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो उनको ये सेल ऑर्गेनेलीज मेनली चाहिए होती है। और ये सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है एक दूसरे से अलग होती है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक शेप होता है, साइज होता है, जिस बेसिस पे वो वर्क करता है। तो फर्स्ट हमारा जो आज का सेल ऑर्गेनेलिज है वो है राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो उसे राइबोसोम कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है वो मेनली डन बाय राइबोसोम्स। देखिए, आप डायग्राम में देखिएगा तो यहाँ आपको राइबोसोम्स जो होंगे वो दिख जाएंगे, बहुत छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में। ये मैंने जो डायग्राम लिया है ये मैंने एनिमल सेल का लिया है, जो कि बुक में से डायग्राम है। आगे हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिटेल डिस्कशन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ये किन किन तरीके से आ सकता है मैं बताता रहूँगा। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि प्रोटीन फैक्ट्री इज नोन एज, तो आपको तब आंसर राइबोसोम्स लिखना है। क्यों कहता है? क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इस वजह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि राइबोसोम्स किस तरीके का दिखता है। अगला हमारा सेल ऑर्गेनेलीज है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे से ER लिखूंगा और इसे ER भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ER का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है? ये लार्ज नेटवर्क की फॉर्म में होता है और शीट की फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, और किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं? ये लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में हो सकते हैं, राउंड शेप होते हैं, अब लॉन्ग शेप में हो सकते हैं, वेसल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। और ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है RER और सेकंड होता है SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है, अलग अलग हम पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया हूँ। देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए
घबराइए मत, इसको बहुत ही इजी है लर्न करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप डायग्राम में देखेंगे, अगर आपके पास बुक में डायग्राम होगा ये, तो वहां आपको देखोगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट्स नहीं होते। ओके, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई डॉट्स नहीं होते। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक फंक्शन हमें RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मिल चुका है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जनरली हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स में। फैट के मॉलिक्यूल्स बनाने में और लिपिड्स को बनाने में, फैट मॉलिक्यूल्स लिखे या फिर लिपिड्स कहें, वो उनको बनाने में रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल रहते हैं। मैं बात कर रहा था प्रोटीन की, तो प्रोटीन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आ चुके होंगे कि प्रोटीन किन चीज के किस लिए हेल्पफुल होता है। देखिए, सेल ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी वो वेल ग्रोथ करेगी। अंडरस्टूड। और फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो बल्कीनेस लाता है बॉडी के अंदर। तो ये कहाँ बनता है? सेल के अंदर बनता है। सेल के अंदर कहाँ बनता है? तो प्रोटीन बनता है, वो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और फैट जो बनता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ये पॉइंट जो नेक्स्ट लाइन पे आप देख पा रहे हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिवर सेल्स होती है जनरली कौन से एनिमल्स की? वर्टिब्रेटा। हम वर्टिब्रेटा क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, वर्टिब्रेटा आपको अभी तक ये याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो रेंगने वाले जानवर होते हैं। जैसे कि स्नेक हो गया है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया है, ये सब रेंगने वाले जानवर है, इन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनके जो लिवर के सेल्स में SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, मतलब अगर उनकी बॉडी में पॉइजन या ड्रग्स जो हार्मफुल उनको अफेक्ट कर रहा है, वो अगर उनकी बॉडी में चला जाए तो उनसे रिकवर करने में, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्पफुल करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो कंबाइंडली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? तो दो फंक्शन प्रीवियसली आप वो लिख सकते हैं, एक तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट और लिपिड्स। और इसके अलावा भी इसके दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को इन द साइटोप्लाज्मा। ठीक है, सर्व एक चैनल प्रोवाइड करवाता है मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह। कौन सा? स्पेशली प्रोटीन को एक रीजन से दूसरी साइटोप्लाज्मा को। जैसे मान लीजिए कि एक हम आगे पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस एग्जाम्पल की, या फिर मान लीजिए न्यूक्लियस, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस को लेट से एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटीन की जरूरत है। तो ये जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये थ्रू द साइटोप्लाज्मा ट्रैवल करके कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। तो एक चैनल प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है? तो भी आप लिखिएगा वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। मैं ये बता ही चुका हूँ कि बायोमोलिक्यूल एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए फिर भी ये रिस्पॉन्सिबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो है गोल्गी एपरेटस। इसको गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, गोल्जी बोलते हैं, कोई गोल्गी बोलता है, जो प्रोनाउंस करना चाहे। मैं गोल्जी प्रोनाउंस करता हूँ। गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। दोनों में से आप कोई भी लर्न कर लीजिएगा नाम इसका। इसका जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, या फिर जो इसको डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम, जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। और ये किस तरीके से दिखता है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक सस्टन की फॉर्म में दिखेगा। एक लेयर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, तीन ऐसे रबर शेप की फॉर्म में आपको ये दिख रहे हैं। ये गोल्जी एपेरेटस है या फिर गोल्जी बॉडीज है। तो दोनों डायग्राम में दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो डायग्राम है वो एनिमल सेल का है, और राइट हैंड साइड जो डायग्राम है वो प्लांट सेल का है।
मैं बता चुका हूँ आपको कि हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। एग्जाम में ये डायग्राम, दोनों में से कोई एक डायग्राम इंपॉर्टेंटली पूछा जाता ही जाता है, तो इसको भी आप डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा अपनी कॉपी में, और लेबलिंग अच्छे से कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। ओके, तो ये मैं बता चुका हूँ। और इन जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को सस्टेंस कहते हैं। ओके, ये हमें ये सेकंड पॉइंट लिख चुका हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखें। एग्जाम में इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं कि गोल्जी एपैरेटस के आपको फंक्शन, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो लिखने हो, तो आपको ये मैंने 4 फंक्शंस लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपैरेटस। देखिए, ईआर तो क्या कर रहा था, सिर्फ सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और वो भी प्रोटीन को, जबकि गोल्जी एपैरेटस क्या करेगा, ये सेल के इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो ईआर पैकेट करके और डिस्पैच करता है, उसको सेल के बाहर और अंदर लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, वो गोल्जी एपैरेटस का। अब क्वेश्चन, इसका जो फंक्शन नंबर 2 है, its function includes storage, modification, packaging and products in vessels। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टोरेज में भी ये वर्क करता है एज जब ज़रूरत होती है तब, और स्टोरेज के अंदर, मॉडिफिकेशन के अंदर और पैकेजिंग के अंदर। पैकेजिंग में आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये फंक्शन इसका इम्पॉर्टेंट है। और इसका थर्ड पॉइंट है, वो है इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ये लाइजोसोम मैं आगे आपको बताऊंगा कि लाइजोसोम है क्या, ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिज है। आपको बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेशन कौन करता है, वो है गोल्जी एपैरेटस करता है। और कुछ केसेस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में भी हेल्पफुल जो होता है, वो गोल्जी एपैरेटस करता है। इसके 4 जो ये फंक्शन है, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा और लर्न करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हम लाइजोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और सेल ऑर्गेनेलिज है ये लाइजोसोम। अगर देखते हैं तो यहाँ आप छोटे से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको लाइजोसोम, इसको लाइजोसोम कहते हैं। और इसको कौन बनाता है, गोल्जी एपैरेटस बनाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब लाइजोसोम क्या हेल्पफुल, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। देखिए, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये कौन बनाता है, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इसे वापस रिपीट कर देता हूँ, लाइजोसोम को तो कौन बनाता है, वो बनाता है गोल्जी एपैरेटस। जबकि लाइजोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम है क्या। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो पहले एक तो आपको देखिए कि क्या होता है कि सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, वो फॉरेन पार्टिकल में भी वायरस, बैक्टीरिया या ऐसा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, तो उसको किल करता है लाइजोसोम। लाइजोसोम बर्स्ट हो जाता है और उसको किल करता है। ओके, और किस तरीके से ओल्ड सेल के अंदर जो ओल्ड सेल ऑर्गेनेलिज है, उन्हें भी यही लाइजोसोम खत्म करता है। और किस तरीके से काम करता है, देखिए इसका सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से रीड करिएगा, वहां आपको इसका ये आंसर मिलेगा कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल इज नोन एज, तो आपको आंसर वहां लिखना है लाइजोसोम। अब एग्जाम में ये पूछ ले कि क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब सेल के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, सेल मतलब परफॉर्म करना, वर्क करना बंद कर देगा, तब क्या होगा कि ये लाइजोसोम होगा, वो फट जाएगा। ओके, खुद फट जाएगा, और फटने के कारण उसमें से क्या निकलेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो अटैक करेंगे सेल की दूसरी ऑर्गेनेलिस, और सेल को खुद के सेल को ये खा जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसलिए ये सुसाइड बैग्स कहलाता है और सुसाइडल बैग्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप इसको किस तरीके से ये वर्क करता है। जब सेल वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तब क्या करेगा, लाइजोसोम बर्स्ट हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और उसमें से ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को खुद ही अपने आप की सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आपको कि लाइजोसोम किस तरीके से फंक्शन करता है। अब हमारी जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से दिखता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जिगजैग लाइन की फॉर्म में दिख रहा है एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल 2 लेयर का बना होता है। जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है, उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जबकि जो इनर लेयर होती है उनके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फोल्ड जो होता है, ये वो जो होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं टू द फॉर्मेशन एटीपी को फॉर्म करने के लिए। इस वजह से मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि हु इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको वहां लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल को। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब बात करते हैं एटीपी होता क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो आपको लिखना होगा वहां पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अंडरस्टैंड? फिर ये जो एटीपी है इसे ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि हम जो एनर्जी हमें चाहिए होती है और एनर्जी जो हम खर्च करते हैं, रिलीज करते हैं, वो एटीपी कहलाती है, ना कि वो एनर्जी कहलाती है हमारे सेल के अंदर। उसे हम एटीपी कहते हैं। इसलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? एटीपी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो आपको सुसाइड बैग्स या सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। तो इतना सब आपको लर्न करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करने से ही बायोलॉजी जो होती है वो स्ट्रांग होती है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये इसका जो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है। और एक और हम आगे जाके पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? 2 पॉइंट है, ये आगे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर के द्वारा, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं एक बार और आपको बता दूंगा कि किस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ दी ओन प्रोटीन। इसीलिए देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये अपनी खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। समझ गए होंगे आप ये पॉइंट को। ओके चलिए, तो हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो प्लास्टिड के बारे में ही हमें आगे पढ़ना है। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये ओनली और ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, उस तरीके से मैंने आपको कहा है कि मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का नेक्स्ट क्लास में आपको डिफ्रेंशिएट बताऊंगा। तो ये प्लास्टिड जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होती है वो कलर्ड प्लास्टिड होती है, लर्न करना इजी है, सी से कलर्ड। और ल्यूको मतलब व्हाइट, यहाँ व्हाइट आएगा, व्हाइट और कलरलेस। ओके, व्हाइट और कलरलेस जो प्लास्टिड होती है उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है, मतलब उनके अंदर क्या होता है कंटेंट्स, और ल्यूकोप्लास्ट किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दोनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो होता है उनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, उन क्लोरोफिल पिगमेंट्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्ड अब आपने सुना होगा ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले भी, और ये क्लोरोफिल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और दूसरा कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन कलर के, मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होने के कारण प्लांट की जो लीफ होती है उसका भी कलर जो होता है वो ग्रीन किस वजह से होता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो ज्यादा कंटेंट में प्रेजेंट होता है ये प्लास्टिड्स के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये आप आगे की फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन में न्यूमरस मेम्ब्रेन लाइक इम्बक्टेड स्टोमा प्रेजेंट होता है। ये स्टोमा और
वाइट स्टोमा होता है और वाइट मैटर ऐसा कुछ करके होता है जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। 11th-12th क्लासेस में आप इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और भी क्रोमोप्लास्ट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, येलो, ऑरेंज और एक्सेट्रा कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें वो भी आप डिटेल में पढ़ोगे। जेंथोफिल्स कहते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भी एक प्लास्टिड का ही फॉर्म होता है, जो हेल्प करता है किस चीज में, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने में। उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लांट के अंदर, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम राइबोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा है और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है, और एटीपी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और अब हमारी लास्ट जो है, लास्ट ऑर्गेनेली है, वो है वैक्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंशिएट में। ये जो वैक्यूल्स होती है ये स्टोरेज में हेल्प करती है लिक्विड कंटेंट्स को और या सॉलिड कंटेंट्स को। और ये जो होती है वैक्यूल्स एनिमल सेल में जो होती है वो स्मॉल साइज की होती है, और प्लांट सेल में जो होती है वो लार्ज साइज की होती है। अंडरस्टैंड। और ये प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब टर्जिडिटी क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था तब मैंने आपको बताया था कि when the water comes inside the in the cell, especially in the plant cell, the extra amount of liquid will be stored in this vacuoles। इस वैक्यूल के अंदर ये स्टोर्ड हो जाएगा, जिससे जो सेल होगा वो टर्जाइड हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, और जो वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा इस वैक्यूल्स को। तो आप नोटिस करेंगे प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है और वो रिजिड हो जाते हैं प्लांट्स, और फ्रूट जो होते हैं वो वाटर कंटेंट लेकर और स्वेलन हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं। और ये वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर कुछ और भी केमिकल्स को अपने साथ स्टोर करके रखते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हो गया अमीनो एसिड्स हो गया है, शुगर हो गया है, और वेरियस ऑर्गेनिक कंटेंट्स हो गया है, और सम प्रोटीन्स को भी ये स्टोर करके है। और ये जो वैक्यूल्स की एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इनके अंदर ये वैक्यूल जो होता है फूड स्टोरिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। मैंने आपको उनके हैंड्स बताए थे जिन्हें सीडोपोडिया कहते हैं। इन सीडोपोडिया से मैंने ये नहीं बताया था, सीडोपोडिया मैं आपको कभी बताऊंगा, उसकी स्पेलिंग जो होती है वो पी से स्टार्ट होती है, जिसमें पी साइलेंट होता है और एस जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फूड को इनगल्फ कर लेते हैं सेल के अंदर, और सेल जो फूड मटेरियल है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। अंडरस्टूड। तो फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्पफुल करते हैं इन द अमीबा, और दूसरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके और उन्हें रिलीज करने में हेल्पफुल रहता है। ओके, होपफुली आप यहाँ समझ चुके होंगे आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको बुक के ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दे रहा हूँ होमवर्क में, ताकि आप इन्हें सॉल्व करें और कोशिश कीजिएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जो होगा वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, आपको ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेली के नाम बताने जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है। और अगर एक हेल्प और कर लीजिएगा मेरी, कमेंट सेक्शन में डीएनए का फुल फॉर्म लिखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डीएनए क्या होता है और किस तरीके से वो हेल्पफुल होता है। तो ऐसे कौन से 2 सेल ऑर्गेनेलीज है जिनका खुद का डीएनए होता है और उन्हीं के पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है, अंडरस्टैंड, और वो खुद अपना प्रोटीन भी बनाते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा या फिजिकली या केमिकल इन्फ्लुएंस के कारण। फिजिकली मतलब कोई ऐसा प्रेशर पड़ा जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर ऐसा केमिकल बॉडी के अंदर गया जिससे सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तब क्या होगा? तब आपको आंसर लिखना है। ये मैं आपको हमारी एक ही इसी स्लाइड के अंदर है, आप देखना बहुत ध्यान से, वहां आपको आंसर जरूर मिलेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये आपको लाइजोसोम वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पर मिलेगा। अंडरस्टूड। कि सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इन फंक्शनिंग करने लगेगा, तब किस तरीके से जो होता है लाइजोसोम वर्क करता है,
वहाँ आपको ये आंसर जो होगा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर भी लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 4th क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, प्रोटीन कहाँ बनते हैं सेल के अंदर, ये आंसर लिखिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी के सभी एग्जाम में 1 मार्क्स में ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।